लेक्चर 14 में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स की। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क्स हैं और 6 में से जो 4 नेशनल पार्क्स हैं ये ग्रेटर हिमालयाज में हैं और खासकर ये महा हिमालय जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं उसके उत्तरी छोर पे है जहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय शुरू होता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ के वनस्पति, यहाँ के जीवों में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली उन दो नेशनल पार्क्स के जो शिवालिक रीजन या तराई रीजन में फैले हुए हैं, जैसे कि राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहली चीज, ठीक है, लोकेशन ध्यान रखनी है कौन से ग्रेटर हिमालय में है ताकि उनकी डाइवर्सिटी हमें याद करने में आसानी हो। दूसरी चीज, ऊपर के जो 4 नेशनल पार्क्स हैं चारों के चारों एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले में फैले हुए हैं। जैसे गोविंद नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क ये दोनों के दोनों उत्तरकाशी में है। नंदा देवी और फूलों की घाटी ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? चमोली में है। लेकिन वहीं अगर राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करेंगे ना, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो नैनीताल और दूसरा पौड़ी गढ़वाल। उसी तरह से राजाजी 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक तो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहला लोकेशन के बेस पे हमें क्या पता चलेगा? उनकी डाइवर्सिटी चाहे प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो 4 ऊपर के जो नेशनल पार्क्स है, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये क्योंकि ग्रेटर हिमालय में और ट्रांस हिमालय के एरिया में पड़ते हैं, तो यहाँ के जो जीव हैं उनमें आपको स्नो लेपर्ड ये देखने को मिलेंगे। मोनाल कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है। कस्तूरी मृग कॉमन मिलेगा आपको, कस्तूरी मृग, ठीक है। या फिर हिमालयन भालू इस तरह के जीव आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अगर हम वनस्पति की बात करें, मतलब वृक्षों की बात करें, तो वृक्षों में आपको यहाँ पे देवदार, बांज, चीड़, फर और स्प्रूस ये सारे के सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर इन शिवालिक क्षेत्र में या फिर तराई क्षेत्र में जो 2 नेशनल पार्क्स हैं इनकी अगर वेजिटेशन की बात करोगे तो इनका वेजिटेशन बिल्कुल अलग होगा ऊपर वाले से। वो किस तरह से अलग होगा? जैसे अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो इसमें आपको शेर तो बहुत कम मिलेगा देखने को। बेसिकली यहाँ पे बाघ, चीता, हाथी, ठीक है। और बाघ, चीता, हाथी हैं तो इनके शिकार भी होंगे, प्रे भी होंगे, जैसे हिरन, चीतल, सांभर खाने वाला सांभर नहीं है, हाँ, हिरन की एक वैरायटी होती है सांभर, ये हो गए। इसके अलावा मगरमच्छ, ये क्या है? कॉमन है। पेड़ों की बात करोगे तो यहाँ पे साल, शीशम, ठीक है, सागौन, इस तरह के, हल्दू या फिर कह सकते हो आप हल्दू, इस तरह के आपको क्या करेंगे? पेड़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? इनके लोकेशन के हिसाब से वेरिएशन आ जाता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल नेशनल पार्क्स की। यहाँ 6 के 6 नेशनल पार्क्स का कुछ नजारा आपके सामने है। अगर जिम कॉर्बेट की पहले बात करें तो पहले नंबर पे जिम कॉर्बेट के बारे में आपको पता है। इसका जो स्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में, और किसके नाम से हुई थी? हैली नेशनल पार्क्स के नाम से हुई थी, ठीक है। वहां के गवर्नर थे उस टाइम में, वर्तमान गवर्नर के नाम पे, इतना गंदा कैसे लिख सकता हूँ मैं, वर्तमान गवर्नर के नाम पे इसका नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क। उसके बाद फिर आजादी के बाद इसका नाम बदला, फिर रामनगर हुआ, और रामनगर के बाद फिर जिम कॉर्बेट की याद में, जो कि एक प्रकृति प्रेमी थे, उनकी याद में इसका नाम रख दिया कॉर्बेट नेशनल पार्क, और तब से वो ही चल रहा है कुछ। ये दूसरा, इस कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो आप कह सकते हैं एक तरह से प्रवेश द्वार है, ठीक है। फिर इसका जो प्रवेश द्वार है, बेसिकली वैसे तो कई जगह से है, लेकिन एक जगह पड़ती है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ढिकाला, तो ढिकाला को इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। दूसरा, ये 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं इस नेशनल पार्क के बारे में। जैसे 1936 में इसका स्थापना हुई थी, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर बाद में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा था 1957 में, ये भी याद रख लो, 1957, ठीक है। फिर 1 नवंबर 1973 साल में, इस वर्ष में, इसको भारत का पहला बाघ संरक्षित, मतलब जब बाघ प्रोजेक्ट चलाया गया था तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पे, उत्तराखंड का पहला पशु क्वारंटाइन केंद्र यहीं पे स्थापित किया गया है, वो भी याद रख लो। उत्तराखंड का पहला पशु क्वारंटीन केंद्र। राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही खूबसूरत हो रही है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक। ये हो गया इसके बारे में। बाकी प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, ऊपर जो हमने बात की थी वही है, बाघ, हाथी, तेंदुआ, ठीक है। और इनके प्रे में फिर आपका सांबर, हिरन, चीतल, ये हो गए। इसके वाला मगरमच्छ, अजगर, ये सारे के सारे जो हमने ऊपर बात कर रही थी वो कॉमन है, वही होंगे, ठीक। ये तो है इसके बारे में। और एक चीज, हाँ, 2005 में इसके 500 मीटर के, 2005 में नहीं, सॉरी, 2012 में इसके 500 मीटर के दायरे को
साइलेंस, इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं, साइलेंस क्षेत्र घोषित किया गया था, साइलेंस एरिया, तो ये भी याद रखो। ठीक, सेकंड पे है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे कॉर्बेट आपका क्या है, नैनीताल और पौड़ी 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, इसी तरह से राजाजी 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इस तरह से ये जो सर्कल बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है, एक देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। ठीक, कॉर्बेट के बाद सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो राजाजी में ही आते हैं। तो अगर पर्यटन के हिसाब से अगर इसको रैंकिंग दोगे ना, पर्यटकों के हिसाब से, पर्यटकों के आवागमन के आधार पर, पहला जिम कॉर्बेट है, दूसरा राजाजी है, तीसरा है वैली ऑफ फ्लावर, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसका अब इन सबका एस्टेब्लिशमेंट, किसकी स्थापना कब हुई थी, ये देखो यहाँ पे जो मैप है ना उत्तराखंड का, इसमें मैंने दिखा रखा है, और ये दिखाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको याद रहे ये बेसिकली। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था। ठीक है, फिर 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, यानी कि सबसे पहला जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऊपर के अगर नेशनल पार्क की बात करोगे तो चमोली में जो 2 हैं उन दोनों की स्थापना 1982, ये 1982 है, ठीक है, 1982 में हुई। फिर उत्तरकाशी में जो 2 नेशनल पार्क हैं उनकी स्थापना आसपास हुई थी, एक 1989 में, दूसरा 1990 है। ठीक है, तो ये है सबके स्थापना का वर्ष। स्थापना वर्ष तुम्हें यहीं से याद हो जाएगा और यहाँ से याद करना ज्यादा आसान है। और ठीक इसी तरह से कौन से जीव पाए जाते हैं वो भी याद करना यहाँ से ज्यादा आसान है, क्योंकि जीवों में डाइवर्सिटी किस बेस पे आती है, वहाँ के भौगोलिक स्थान की वजह से। ठीक है, और वहाँ के जो वृक्ष हैं यानी कि वनस्पति, तो वनस्पति भी तुम्हें यहीं से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी यहीं से याद कर लेना, वनस्पति। बाकी वृक्ष और जानवरों की ज्यादा बात करेंगे नहीं, कुछ फैक्ट जो अलग हैं सब में उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं राजा जी पे। तो राजा जी का पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये 2 नहीं बल्कि 3 राज्यों में नहीं, 3 जिलों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें जिम कॉर्बेट के बाद सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। तीसरा है आपका बेली फ्लावर की। बेली ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, राजा जी में ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा जो है वो आपको बता दिया है। बेली ऑफ फ्लावर के बारे में 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ये कि ये सबसे छोटा, इसका जो एरिया है लगभग 87.5 किलोमीटर है। तो ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा, बेली ऑफ फ्लावर, सबसे छोटा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा होगा, बात करेंगे उसकी, आएंगे उस पे अभी। पहला पॉइंट ही इसका। दूसरा पॉइंट वैली ऑफ फ्लावर के बारे में जो आपको याद रखना है वो ये कि इसको 2005 में विश्व विरासत में शामिल किया गया था, इसको विश्व विरासत में। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर का, इनको तो हटा ही दे, साफ ही कर दें। तुम लोगों को अगर कुछ नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि अगर साफ नहीं करेंगे तो बड़ा खिचड़ी पक जाएगी। इसको भी मैं थोड़ा ढंग से तमीज से लिखता हूँ ना, बदतमीज हो रहा हूँ मैं लिखने में, ऐसे कौन लिखता है भला। चलो, वैली ऑफ फ्लावर की हम बात कर रहे थे, तो वैली ऑफ फ्लावर का अब देखो तो मैं कितने तरीके से लिखता हूँ। पहला पॉइंट क्या था कि इसका जो एरिया है वो 87.5 किलोमीटर, इसके हिसाब से ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि 2005 में इसको विश्व विरासत में घोषित किया गया था, विश्व विरासत घोषित किया गया था, उसकी श्रेणी में रखा गया था। ठीक, और वैली ऑफ फ्लावर सबसे मेन चीज जो ये है कि 1931 में इसकी जिसने खोज की थी उनका नाम बड़े अच्छे से आपको याद रखना है, फ्रैंक स्माइथ। और फ्रैंक स्माइथ जब भारत से गए तो उन्होंने लगभग 250 किस्म के बीज, फूलों के बीज अपने साथ लेके गए थे। फिर बाद में फ्रैंक स्माइथ ने एक बुक लिखी थी, द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, इन्हें कौन सी बुक लिखी थी, द वैली ऑफ फ्लावर। इस वैली ऑफ फ्लावर बुक से ये विश्व प्रसिद्ध हो गई, वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वैली ऑफ फ्लावर के बारे में, ये 2 पर्वतों के बीच में है। एक तरफ पर्वत है नंद और दूसरी तरफ है नर और गंध, नंद नहीं नर, एक तरफ पर्वत है नर, दूसरी तरफ है गंध। ठीक है, तो नर और गंध पर्वतों के बीच में ये वैली, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो अगला पॉइंट। चौथा पॉइंट वैली ऑफ फ्लावर के बारे में क्या हो जाएगा, ये नर एवं गंध पर्वतों के बीच स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा वैली ऑफ फ्लावर के बारे में, यहाँ पे एक नदी भी बहती है, उस नदी का नाम है पुष्पावती। अरे ओ पुष्पावती कैसे याद रहेगा, फ्लावर वैली मतलब बहुत सारे फूल हैं, तो फूलों के हिसाब से याद रख लो, पुष्पावती नदी यहाँ से निकलती है, बहती है। ठीक, ये हो गया। और अगर बाकी कुछ बचा होगा तो अब इसके क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट नंदा देवी पे। ठीक, तो नंदा देवी की जब बात करें तो नंदा देवी देखो लोकेशन आपको पता है ये चमोली जिले में है। ठीक है, बाकी सब कुछ ट्री और वगैरह वगैरह का सब कुछ सेम ही होगा, जो हमने ऊपर बात कर रखी, कौन से पेड़, कौन से वृक्ष और कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। नंदा देवी में खासकर जो आपको याद रखना है वो ये कि नंदा देवी को 1988 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। किसमें धरोहर, विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसका जो मुख्यालय नंदा देवी का ये जोशीमठ में, ध्यान रखना है। बाकी जीवों की बात करें, क्योंकि ये हिमालय में, महा हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय में है, जो कि ट्रांस हिमालय के नजदीक है, और ये वो एरिया है जहाँ पे अधिकतम बर्फ ढकी रहती है इनकी चोटियों पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड, मोनाल जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्षों की बात करोगे तो यहाँ पे वृक्षों फर, स्प्रूस और कुछ देवदार और चीड़ के पेड़
भी पाए जाते हैं। ये था नंदा देवी के बारे में। गोविंद पशु विहार की बात करें तो गोविंद पशु विहार आपको पता ही है कहाँ पे है। ये देखो इनकी लोकेशन कौन कहाँ पाया जाता है भाई साहब, ये तो मैप से याद रखना, ये मैप सामने रखना, ठीक है। तो गोविंद नेशनल पार्क और इसको पशु विहार भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ में क्या है, एक विहार भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी, गंगोत्री के बाद, ठीक। और क्योंकि ये कहाँ पे है, महा हिमालय में, जहाँ अधिकतम बर्फ रहती है, तो ऑब्वियसली है कि इसमें जो जीव पाए जाएंगे, भूरा भालू, कस्तूरी मृग रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और मोनाल रहेगा ही रहेगा। वृक्षों की बात करें तो देवदार, बांज, चीड़ ये और फर स्प्रूस ये वृक्ष कॉमन रहेंगे। तो ये है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है साथ में। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक। इसके बाद आते हैं गंगोत्री पे। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है पता ही है, उत्तरकाशी में है, महा हिमालय ग्रेटर हिमालय में है, ट्रांस हिमालय के बॉर्डर पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम वर्ष। अब देखो गोविंद विहार कितना खूबसूरत है, तो घूमने जाया करो, घूम के आओ। गंगोत्री के बारे में पहली चीज तो आपको जो पता होनी चाहिए वो ये कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो एरिया है वो है 2390 किलोमीटर, मतलब स्क्वायर जनरली होता है ना, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री। पहली चीज ये याद रखनी है आपको। कहाँ पाया जाता है पता ही है आपको, ठीक है। के अलावा अगर इसमें जीवों की बात करोगे तो जीव में वही आ जाएंगे आपके, हिमालयन भालू आ जाएगा, हिम तेंदुआ आ जाएगा, ठीक है, कस्तूरी मृग, भरल वगैरह, वो कुछ नया नहीं है। तो इसके मेरे हिसाब से एक ही पॉइंट है, बाकी खुद पढ़ लेना डिटेल में, ज्यादा कुछ है नहीं, सारे पॉइंट कॉमन ही है। ये जो पेड़ और ये जीव है ये सारे के सारे उसी में आ जाएंगे। तो मेन पॉइंट जो क्या था कि ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब बात करते हैं इनके इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो अब तक पूछे जा चुके हैं, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे।